अभी जो यहां पर दूसरा टॉपिक दिया दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन टीपीएम। जब भी हम टीपीएम अप्लाई करते हैं तो वो टीपीएम अच्छे से अप्लाई हुआ है या नहीं, वो मेजर कैसे करेंगे? देयर हैज टू बी सम परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल थ्रू विच वी वुड मेजर कि जो भाई टीपीएम इंप्लीमेंट हुआ है वो अच्छे से हुआ है या नहीं। तो यहां पर एक टूल दिया हुआ है जिसका नाम है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस मेजर। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस मेजर, इसे हम ओईई भी कहते हैं। इससे रिलेटेड आपको सम्स भी एग्जाम में आएंगे। अभी ये ओईई एग्जैक्टली है क्या, तो सबसे पहले हम ओईई का मतलब समझ लेते हैं। ओईई पर, ओईई में यहां पर तीन चीजें दी गई है। इट एनालाइजेस टीपीएम ऑन बेसिस ऑफ 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी, दूसरा है परफॉर्मेंस एंड तीसरा है क्वालिटी। अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। और ये अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी जो है ना, दीज है, ये इसे इलेबरेट किया गया है थ्रू 6 लॉसेस। अभी वो कौन से लॉसेस है एक एक करके हम देखते हैं। आपको ये 3 मेजर्स क्लियर हो गए, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? आपका जो मशीन है वो काम करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो टाइम बिगड़ा हुआ पड़ा है। दूसरा परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस में एक एफिशिएंसी होनी चाहिए। मशीन तो अच्छा है लेकिन लोग काम नहीं कर रहे तो भी प्रॉब्लम है। और तीसरा है क्वालिटी, मशीन भी अच्छा है, लोग भी एफिशिएंट है, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही आप नहीं बना पा रहे हो तो भी आपने अच्छे से टीपीएम इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। अभी अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी में द फर्स्ट 2 लॉसेस रिफर्स टू टाइम लॉसेस। मैंने आपको कहा कि ओई के कॉन्सेप्ट में 6 लॉसेस है। पहला लॉस है इक्विपमेंट फेलियर एंड ब्रेकडाउन, दूसरा है सेटअप एंड एडजस्टमेंट, तीसरा है आइडियलिंग एंड माइनर स्टॉपेजेस, चौथा है रिड्यूस्ड क्वालिटी, पांचवा है रिड्यूस्ड यील्ड एंड 6th वन इज क्वालिटी डिफेक्ट्स एंड रिवर। अभी जो अवेलेबिलिटी वाला पॉइंट है उसके अंदर 2 लॉसेज है विच आर रिफर्ड टू एज टाइम लॉस। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, इसलिए अच्छे से समझना। अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी। अवेलेबिलिटी के अंदर 2 लॉसेज है विच आर रिफर्ड टू एज टाइम लॉस। अवेलेबिलिटी का मतलब ये ना कि टाइम नहीं जाना चाहिए, टाइम लॉस सेव होना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी में कौन से 2 लॉसेस आएंगे? एक है इक्विपमेंट फेलियर एंड ब्रेकडाउन। अगर आपका इक्विपमेंट ही खराब है, इक्विपमेंट ही बिगड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली टाइम लॉस होगा, दैट इज योर मशीन इज नॉट अवेलेबल। दूसरा है सेटअप एंड एडजस्टमेंट। आप जब भी सेटअप करते हो मशीन तो सेटअप में जो टाइम ले रहा है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेस्ट। अगर रोज सुबह आपको 2 घंटा मशीन सेटअप करना पड़ता है फिर जाके मशीन चलेगा तो वो 2 घंटा तो आपका रोज का वेस्ट हो रहा है, दैट इज सेटअप टाइम। एडजस्टमेंट टाइम और टाइम लॉस विच जो देखता है कि आपका मशीन आपके पास अवेलेबल नहीं है वो टाइम के लिए, हेंस इट इज रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी के अंदर टाइम लॉस आते हैं। 2 टाइम लॉस कौन से? एक है इक्विपमेंट फेलियर एंड ब्रेकडाउन, दूसरा है सेटअप एंड एडजस्टमेंट। अभी जो दूसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, उसके अंदर 3rd और 4th लॉस आते हैं विच आर रिलेटेड टू स्पीड लॉस। अवेलेबिलिटी से रिलेटेड टाइम लॉस, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी से रिलेटेड स्पीड लॉस। परफॉर्मेंस एफिशिएंट नहीं है वो कभी बोलेंगे जब भी स्पीड नहीं है काम करने में। तो उसके अंदर कौन से 2 लॉसेज आते हैं? सबसे पहला है आइडियलिंग एंड माइनर स्टॉपेजेस। जो छोटे छोटे स्टॉपेजेस होते हैं काम में, या फिर लेबर आइडल बैठा है, रॉ मटेरियल नहीं है, लेबर ब्रेक पे चला गया है, वो बड़ी बड़ी ब्रेक्स ले रहा है, वो काम के बीच में टाइम पास कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? स्पीड लॉस हो रहा है हमारा, विच अफेक्ट्स परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। और दूसरा क्या है? रिड्यूस स्पीड। काम करने में ही स्पीड खत्म हो गई है, लोग इतना स्लो काम कर रहे हैं, दिन के 100 यूनिट्स आराम से प्रोड्यूस हो सकते हैं फिर भी ये लोग 50 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दे हैव रिड्यूस्ड देयर स्पीड इन वर्किंग। दिस इज ऑल्सो नथिंग बट अ स्पीड लॉस विच अफेक्ट्स परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। तो आई होप परफॉर्मेंस एफिशिएंसी के जो 2 लॉसेज है, एक है आइडियलिंग एंड माइनर स्टॉपेजेस, दूसरा है रिड्यूस स्पीड, ये भी आपको क्लियर है। तीसरा क्या था फैक्टर? क्वालिटी। क्वालिटी, द लास्ट 2 लॉसेज आर रिफर्ड टू एज क्वालिटी लॉसेज। क्वालिटी लॉस में क्या है? एक तो रिड्यूस यील्ड, यानी अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं। एक तो आपका प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे प्रोडक्शन कम हो रहा है, यील्ड ही कम हो गया है। और साथ में क्वालिटी डिफेक्ट्स एंड रिवर, जो बन रहा है उसमें भी खराब प्रोडक्ट ज्यादा आ रहे हैं, डिफेक्ट्स हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें आपको रीवर्क करना पड़ रहा है, स्क्रैप जनरेट हो रहा है, रिटर्न्स आ रहे हैं प्रोडक्ट से। तो ये सारे क्या हो गए? दीज आर नथिंग बट क्वालिटी लॉसेस। तो ये 6 लॉसेस को मेजर करना इज नथिंग बट ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। तो ओई जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपको अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी, ये तीनों चीज के जो परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल जो ओई का स्कोर है वो आएगा। अभी ये स्कोर कैसे क्या आने वाला है उसके लिए एक सम है, वो हम यहां पे देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले और एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यहां पर दिया है जो टाइम लॉस
विच इज रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी, जो टाइम लॉस है विच इज रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी, वो टाइम लॉस के अंदर भी दो चीजें आती है, एक है प्लैंड टाइम लॉस या फिर प्लैंड डाउन टाइम। प्लैंड यानी आपको पता है कि ये तो टाइम हमारा वेस्ट होने ही वाला है, फॉर एग्जाम्पल लंच ब्रेक, टी ब्रेक, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अभी ये चीजें जरूरी है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एम्प्लॉय 10 घंटे तक काम करे और बीच में खाने का ब्रेक भी ना ले। आप सब आर्टिकलशिप करते हो तो फॉर योर लंच ब्रेक इज द मोस्ट डिवाइन मोमेंट इन योर आर्टिकलशिप। भाई लंच ब्रेक आया है दोपहर को एंड यू ऑल ओनली नो कितने टाइम का लंच ब्रेक आप लेते हो। ऑफकोर्स जो बिग फोर्स वगैरह में हो गया, बड़ी बड़ी फर्म्स में हो गए तो वहां पर शायद लंच ब्रेक के लिए आपको इतना टाइम ना मिलता हो, लेकिन हम सब स्मार्ट हैं, हम सब आर्टिकलशिप कर रहे हैं, हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं, तो लंच ब्रेक कैसे कहां लेना है, टी ब्रेक कैसे कहां लेना है, वो सब हमें पता है। वैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी जो एम्प्लॉइज होते हैं वो भी स्मार्ट होते हैं, उन्हें भी पता है कि लंच ब्रेक, टी ब्रेक जहां जहां जैसे लेना है वैसे वो ले ही लेते हैं। तो ये क्या है, प्लान्ड आउट टाइम है, पता है कि लंच ब्रेक लोग लेने ही वाले हैं, टी ब्रेक लेने ही वाले हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होने ही वाला है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी प्लान्ड मेंटेनेंस, जो हमने पहले से प्लान करके रखा है, उसके लिए जो टाइम जाने वाले हो तो हमें पता ही है, तो इसे आप अपने कैलकुलेशंस में इंक्लूड ही मत करो। प्लान्ड डाउन टाइम जो है, प्लान्ड टाइम लॉस है, उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन टाइम लॉस में दूसरा भी है जो है अनप्लान्ड टाइम लॉस। इसका क्या है, एडिशनल सेटअप टाइम लग रहा है, मशीन ब्रेकडाउन हो गया है, लेबर आइडल टाइम है, लेबर टाइम, अरे लॉस्ट टाइम इन कस्टमर डिलीवरी है। तो ऐसे जो अनप्लान्ड टाइम लॉसेज है उसे हमें हमारे कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है। तो आई होप इट इज क्लियर, टाइम लॉस कैन बी डिवाइडेड इनटू प्लान्ड टाइम लॉस एंड अनप्लान्ड टाइम लॉस। अभी यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ओई का स्कोर कैसे आएगा, तो अवेलेबिलिटी into performance efficiency into quality gives us the final score of OEE। अभी एक यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, टोटल टाइम अवेलेबल इज 300 मिनट्स। हमारे पास टोटल दिन में काम करने का कितना टाइम है, 300 मिनट्स। उसमें से लंच ब्रेक है 15 मिनट्स। ये मुझे बताओ प्लान टाइम है या अनप्लान टाइम है, इट्स अ प्लान टाइम। लंच ब्रेक तो लेने ही वाले हैं, तो इसे हमें कैलकुलेशन में नहीं लेना है, इसे हमें इग्नोर करना है, इसे हमें माइनस कर देना है। दूसरा मशीन ब्रेकडाउन, मशीन ब्रेकडाउन इज अनप्लान टाइम लॉस। भाई मशीन बिगड़ गया, ये तो अनप्लान टाइम लॉस है, ये तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया, तो इसे हमें कैलकुलेशन में कहीं पे कंसिडर करना पड़ेगा। 10 मिनट्स का मशीन ब्रेकडाउन है। दूसरा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ 5 मिनट्स। रोज हम 5 मिनट प्लान मेंटेनेंस करते हैं, दिस इज अ प्लान्ड टाइम लॉस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज अ प्लान्ड टाइम लॉस, तो इसे भी हमें कैलकुलेशन में नहीं लेना है, इसे हमें डिडक्ट करना है। उसके बाद है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 120 यूनिट्स। आइडियल टाइम इज 2 मिनट्स पर यूनिट, यानी आइडियली हमें 2 मिनट में 1 यूनिट बना लेना चाहिए था। और डिफेक्टिव यूनिट्स हमने कितने बनाए हैं, 10 यूनिट्स। ठीक है, चलो अभी अवेलेबिलिटी अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, अवेलेबिलिटी का मतलब है एक्चुअल टाइम वर्क डिवाइडेड बाय टोटल प्लान्ड टाइम वर्क, या फिर टोटल प्लान टाइम अवेलेबल कर दो यहां पे, तो इट यू वोंट गेट कंफ्यूज्ड। टोटल प्लान्ड टाइम अवेलेबल, टोटल प्लान्ड टाइम अवेलेबल। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं भाई टोटल प्लान्ड टाइम अवेलेबल कितना है, तो यहां पर हमें दिया है टोटल प्लान्ड टाइम वर्कड या फिर ये अवेलेबल है इज नथिंग बट टोटल अवेलेबल टाइम माइनस प्लान्ड टाइम लॉस्ट, सॉरी टोटल अवेलेबल टाइम माइनस प्लान्ड टाइम लॉस्ट। ये जो टोटल प्लान्ड अवेलेबल टाइम है ना, इसे हम कहते हैं नेट अवेलेबल टाइम। नेट अवेलेबल टाइम एग्जैक्टली हमारे पास टाइम था कितना, तो नेट अवेलेबल टाइम इज नथिंग बट टोटल हमारे पास 300 मिनट्स थे, उसमें से 15 मिनट का तो लंच ब्रेक था और 10 मिनट का मशीन ब्रेकडाउन था, लेकिन दिस इज अनप्लान्ड टाइम नॉट प्लान्ड। हमें नेट अवेलेबल टाइम देखना है, हमारे पास अवेलेबल कितना था टाइम, अवेलेबल हमारे पास 300 मिनट्स थे, लेकिन उसमें से 15 मिनट लंच ब्रेक तो होने ही वाला था और 5 मिनट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी होने ही वाला था, यानी हमारे पास जो नेट अवेलेबल टाइम था दैट वाज नथिंग बट 280 मिनट्स। आई होप इट इज क्लियर, इजी। नेट अवेलेबल टाइम वाज 280 मिनट्स, बट एक्चुअल टाइम वर्कड कितना था, हमने एक्चुअली कितने टाइम काम किया, तो हमने एक्चुअली सिर्फ 270 मिनट्स ही काम किया है, क्योंकि 10 मिनट तो मशीन ब्रेकडाउन था, 10 मिनट मशीन बिगड़ा हुआ था। अनप्लान्ड टाइम लॉस भी टाइम लॉस तो है ना, अनप्लान्ड टाइम लॉस के टाइम भी हम काम तो नहीं कर पाएंगे, तभी मशीन तो अवेलेबल नहीं था। इसीलिए जो एक्चुअल टाइम वर्कड है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें प्लान्ड टाइम लॉस एज वेल एज नॉन प्लान्ड टाइम लॉस सबको माइनस करके देखना है कि भाई एक्चुअली हम काम कितना टाइम कर पाए। तो एक्चुअल टाइम वर्कड इज नथिंग बट टोटल अवेलेबल टाइम माइनस टोटल टाइम लॉस्ट, इसे हम कहते हैं नेट ऑपरेटिंग टाइम। तो एग्जाम में अगर नेट ऑपरेटिंग टाइम भी आपको देते हैं दैट इज नथिंग बट टोटल एक्चुअल टाइम दैट वी हैव वर्कड। ये कितना होगा, 300 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 10 विच कम्स टू 270 मिनट्स। आई होप इट इज क्लियर, इजी।
चलो अभी अगर हमें अवेलेबिलिटी का रेशियो निकालना है तो अवेलेबिलिटी का रेशियो कितना आएगा, एक्चुअल टाइम वर्क कितना है, एक्चुअल टाइम वर्क इज नथिंग बट 270 मिनट्स, टोटल टाइम अवेलेबल कितना था हमारे पास 280 मिनट्स इंटू 100, तो 270 अपॉन 280 इंटू 100 कितना आता है, 270 डिवाइडेड बाई 280 इंटू 100, इट कम्स टू 96.4%, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 96%। ऑपरेटिंग टाइम भी बोलते हैं, देखो एक्चुअल टाइम वर्क इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग टाइम एंड टोटल प्लान टाइम अवेलेबल इज ऑल्सो नोन एज प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, परफॉर्मेंस रेशियो कैसे निकालेंगे, आई होप अवेलेबिलिटी रेशियो क्लियर है। परफॉर्मेंस रेशियो कैसे निकालेंगे, परफॉर्मेंस रेशियो इज नथिंग बट हमने आइडियली जितना टाइम काम किया उसमें कितने यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए थे, या फिर हमने एक्चुअली स्टैंडर्ड टाइम टेकन फॉर एक्चुअल आउटपुट वर्सेस एक्चुअल टाइम वर्क, यानी हमने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसके लिए कितना टाइम लगना चाहिए था वर्सेस हमने कितना टाइम लिया, दैट मेजर्स अवर एफिशिएंसी। आपको आइडियली, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर योर स्टडीज, 12 आवर्स में 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने चाहिए थे, लेकिन आपने सिर्फ 2 ही चैप्टर कंप्लीट किए, तो योर एफिशिएंसी इज 66%, यानी स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट इज 3 चैप्टर्स, उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए था 12 आवर्स, वर्सेस आपने एक्चुअली कितना टाइम लिया 18 आवर्स ले लिया, क्योंकि 12 आवर्स में आपने 2 ही चैप्टर कंप्लीट किए, तो 18 आवर्स में आप 3 करोगे ना, तो एक्चुअल टाइम स्टडीड 18 आवर्स वर्सेस काम आपने कितने टाइम का किया, सिर्फ 12 आवर्स का किया। वैसे यहां पर स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम वर्क इज नथिंग बट अवर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। इसमें जब हम एग्जांपल्स डालेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। अभी आप स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे पता चलेगा, हमने कितने यूनिट्स बनाए 120 यूनिट्स बनाए बराबर, आइडियल टाइम फॉर 1 यूनिट कितना है 2 मिनट्स, यानी आइडियली हमने 120 यूनिट्स बनाए और आइडियल टाइम 2 मिनट लगना चाहिए था 1 यूनिट बनाने के लिए, तो आइडियली 120 यूनिट्स कितने टाइम में बन जाने चाहिए थे, 120 यूनिट शुड हैव बीन मेड इन 240 मिनट्स, 120 into 2, 120 units into 2 minutes is nothing but ideal standard time. Hence, standard time for actual output कितना है 120 units और standard time कितना है 2 minutes per unit, तो यहां पर 240 minutes में हमारा बन जाना चाहिए था, लेकिन हमने काम कितने टाइम किया 270, तो यहां पर जो न्यूमरेटर था वो यहां पे डिनोमिनेटर बन जाता है, तो 240 अपॉन 270 इंटू 100 इज अवर एफिशिएंसी, 240 डिवाइडेड बाई 270 इंटू 100, इट कम्स टू 88%, इट कम्स टू 88%। वर्सेस दूसरा फॉर्मूला क्या है जो हमने किया, आइडियल साइकिल टाइम क्या है, अभी यहां पर एक स्टेटमेंट दिया है, अगर आपको एग्जाम में साइकिल टाइम दिया है या फिर आइडियल टाइम दिया है, ये क्या बोल रहा है कि साइकिल टाइम मतलब आइडियल टाइम फॉर 1 यूनिट, आइडियल टाइम मतलब जितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए था फॉर 1 यूनिट, तो एग्जाम में अगर ऐसे वर्ड्स दिए साइकिल टाइम आइडियल टाइम, तो उसे आपको आपके एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट मिलेगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, आइडियल साइकिल टाइम वाज नथिंग बट 2 मिनट्स पर यूनिट और हमारा एक्चुअल टोटल यूनिट्स कितना था 120, तो हमने यही किया 240 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम हमारा कितना था 270। ओके, तो आई होप आपको परफॉर्मेंस रेशियो भी क्लियर है। अभी क्वालिटी रेशियो इज वेरी सिंपल, नथिंग लाइक दैट, गुड काउंट अपॉन टोटल काउंट, टोटल हमने कितने यूनिट्स बनाए उसमें से अच्छे यूनिट्स कितने थे, तो यहां पर हमने लिखा है कि भाई हमारे डिफेक्टिव यूनिट्स कितने थे 10 यूनिट्स थे, हमने यूनिट्स कितने बनाए 120 यूनिट्स, तो यूनिट्स एक्सेप्टेड कितने थे 110 यूनिट्स वर एक्सेप्टेड फ्रॉम 120 यूनिट्स, क्योंकि 10 यूनिट डिफेक्टिव थे, तो 110 डिवाइडेड बाय 120 विच कम्स टू 91%, विच कम्स टू 91%। तो अभी हमारा OEE कितना आएगा 96% इंटू 88% इंटू 96% विच कम्स टू 91%, 96% इंटू 88% इंटू 91%, तो ये कितना आता है 96% इंटू 88% इंटू 91%, इट कम्स टू 76.87%, तो यहां पर हमारा जो OEE आ रहा है दैट इज 76.87%। आई होप कैलकुलेशंस क्लियर है, परफॉर्मेंस कैसे निकालना है, अवेलेबिलिटी कैसे निकालना है और क्वालिटी कैसे निकालना है। अभी एग्जाम में ये पॉइंट हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम हमारे जो रेशियोज हमें निकाले परसेंटेज वो आइडियल है या नहीं वो देख लेते। तो यहां पर OE में भी अप्लाइड टू इंडिविजुअल एसेट्स और अ प्रोसेस, इट इज अनलाइकली दैट एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन रन एट 100% OE, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 100% OE पे काम करेगा, क्योंकि कोई मशीन 100% अवेलेबल नहीं होता है, किसी का परफॉर्मेंस 100% एफिशिएंट नहीं होता है, और इट्स इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस ऑल द
ऑल द प्रोडक्ट्स एट 100% गुड क्वालिटी। कुछ ना कुछ तो डिफेक्टिव निकलेगा, मशीन कभी ना कभी तो अवेलेबल नहीं होगा और लेबर्स में भी कभी ना कभी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो आइडियली 100% तो किसी का नहीं होता है। तो फिर एग्जैक्टली आइडियल ओईई क्या होना चाहिए? तो ये जो दो बंदे हैं हमारे दाल ए आल और नक्की जिम्मा का, ये दो बंदे रह गए, ठीक है, जो भी है नाम उनका, दे हैव सजेस्टेड दैट वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस ऑफ ओईई इज 85%। याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस ओईई क्या है? 85%। यानी अगर आप 85% से ऊपर हो तो आपका ओईई अचीव हो गया है, आपने टीपीएम अच्छे से अप्लाई किया है। क्या हमने ओईई अचीव किया? तो नहीं, हमारा ओईई कितना आया? 76.87%। यानी हम लोग ने ओईई अचीव नहीं किया। वी हैव टू स्टिल इंप्रूव। अभी आइडियल ओईई इंडिविजुअल वाइज अगर देखना हो तो अगर आपका अवेलेबिलिटी 90% से ऊपर है, दैट मींस अवेलेबिलिटी फैक्टर इज गुड। हमारे यहां पे 96%, हेंस हमारा मशीन अवेलेबल तो रहता है। परफॉर्मेंस शुड बी 95%, हमारा परफॉर्मेंस इज ओनली 88%। तो यहां पर हमने ये अचीव नहीं किया है। अगर हम हमारा परफॉर्मेंस 95% पर लेके जाते, यानी एफिशिएंसी बढ़ानी है, हमें ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है वर्सेस हम जितना काम कर रहे हैं। हम जितना काम कर रहे हैं ना, उसमें हम कम यूनिट्स बनाते हैं। तीसरा जो क्वालिटी है वो 99% से ऊपर होनी चाहिए। हमारे यहां पे क्वालिटी सिर्फ 91% है, तो ये भी हमने अचीव नहीं किया है। तो इंडिविजुअल बेसिस पे स्कोर क्या है? 90, 95 एंड 99। हमारा कितना था? 96, 88 एंड 91। तो ये तीन रेशियोज आपको याद रखने हैं। फिर 3 परसेंटेजेस याद रखने की। बेंचमार्क क्या है अकॉर्डिंग टू दिस दाल ए ताल और नाकाजिमा, ये दोनों ने सजेस्ट किया है कि भाई वर्ल्ड परफॉर्मेंस है ओई का, दैट शुड बी मोर देन 85%, और इंडिविजुअल बेसिस पे अवेलेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 90%, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी शुड बी ग्रेटर देन 95% और क्वालिटी शुड बी ग्रेटर देन 99%। 90, 95, 99 टोटल बेसिस पे ओई 85%, 90, 95, 99 टोटल बेसिस पे ओई शुड बी 85%।